दोस्तों, आज की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा वरना सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं माया मांडवाली को, जो एक वृद्धाश्रम में रह रहे बूढ़ों को खुश रखने का काम करती है। उन्हें फिर से चलना खेलना कूदना सिखाती है। फिर एक दिन चीचा चालाक नाम के एक बूढ़े को तिहाड़ जेल से वहां ट्रांसफर किया जाता है, जिसको भयंकर वाली हवा लगी है, मतलब कि लकवा लगा है। आश्रम की मैनेजर पुलिस गार्ड से कहती है, भाई चीचा चालाक के हवा लगी है, फिर भी तूने उसका हथकड़ी लगा रखी है, चल फटाफट अपनी हथकड़ी हटा, यहाँ वो बाकी का लोगा की तरह ही रहेगो। जिस पर पुलिस वाला उसकी हथकड़ी खोल देता है तो मैनेजर माया मांडवाली से कहती है, इस बुढ़ा ने इसका कमरा में ले जा और इसकी देखभाल कर। जहां वो उसे अपनी उंगली पकड़वाने की कोशिश करती है और ये चेक करती है कि चीचा बावली गींड को सच में हवा लगी है या वो मजे ले रहा है। पर उसे सच में हवा लगी थी, क्योंकि वो किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करता। लेकिन फिर जब माया अपने काम में झुककर बढ़िया वाली पोज बनाकर लगी हुई थी, तब उसे लगता है कि वो साला उसके पिछवाड़े पर अपनी आंखें सेक रहा है, पर वैसा नहीं था। आगे शिफ्ट खत्म होने के बाद माया अपने घर पहुंचती है और अपने बॉयफ्रेंड संजय दत्त से मिलती है, जो उससे पूछता है, तो कैसा रहा तेरा आज का दिन। वो कहती है, तूने पता है आश्रम में एक चीचा चालाक नाम को बूढ़ो आयो है, जो कि बैंक चोर है, मतलब कि लुटेरो है, जिसने पकड़न में पुलिस वाला ने 30 साल लग गई। जिसमें एक दिन जब वो चोरी कर रहा था ना, तब उसने पूरा डेनवर शहर की लाइट काट दी थी। पर बावड़ी बूथ चीचा चालाक ने नू ना पतो थो कि इमरजेंसी जनरेटर भी है, जिस वजह से वो तिजोरी में ही फंस गो और रंगी गींड पकड़ो गयो। संजय दत्त पूछता है, ये बता बेबी कार की चाबी कहाँ है, जिसका मतलब ये था कि वो उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। अगले दिन माया मांडवाली फिर से अपने काम पर जाती है, जहाँ वो चीचा की देखभाल करती है, उसकी कंघी करती है, उससे बात करने की भी कोशिश करती है, पर वो किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड संजय दत्त आता है, जो उससे पूछता है, चीचा को क्या हुआ है, क्यों वो मुर्दों की तरह पड़ा रहता है। वो कहती है, शौक है उसने ऐतरा मुर्दा की तरह पड़ो रहन को, साला हवा लगी है उसके और के हुई है। जो सब वो गुस्से में सिर्फ इसलिए बोल रही थी क्योंकि संजय दत्त हमेशा नाइट शिफ्ट में काम करता था, जिस वजह से माया मांडवाली को अपनी उंगलियों के भरोसे अकेला ही सोना पड़ता था। संजय दत्त बताता है, मैंने अपने बॉस से बात की, वो मुझे डे शिफ्ट तो नहीं दे रहा, पर मुझे प्रमोशन दे रहा है, साथ में मुझे पेंशन फंड भी मिलेगा। माया मांडवाली पूछती है, पेंशन फंड ने के तू अपना पिछवाड़ा में देवागो के हुए है पेंशन फंड तय। वो बताता है, बहुत कुछ होता है बेबी पेंशन फंड से, जैसे कि बूढ़े होने पर हमें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, लाचार नहीं रहना पड़ेगा, हम काम नहीं करेंगे फिर भी हमें पैसे मिलते रहेंगे, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहें। इस लकवा वाले बूढ़े की तरह हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। माया मांडवाली कहती है, बस साला इस बूढ़ा का बारा में नू मत बोल, के पतो तूने इसके पास कितना पैसा है, जितना पैसा हम पूरी जिंदगी पीछा था मरवा मरवा के भी ना कमा पावा। संजय दत्त कहता है, ठीक है मेरी जान, तू गुस्सा मत हो, मैं अपने बॉस से डे शिफ्ट की बात करूंगा, और उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है, जिससे वो हीट हो जाती है। तो कहती है, बस 1 मिनट रुक, और चीचा चालाक की रेहड़ी को बाथरूम में खड़ी कर देती है। जिसके बाद वो दोनों चीचा की पीठ पीछे दबा के गुल खिलाते हैं। जिस गुल का गुलदस्ता बनाने के बाद संजय दत्त वहां से चला जाता है और माया मांडवाली चीचा चालाक के पास आती है और देखती है, अरे बाप रे, सामने तो शीशा खुला हुआ है। जिसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों ने जो भी गुल खिलाए वो चीचा चालाक ने देख लिए, जो बात उसे अजीब लगती है, क्योंकि वो जब चीचा चालाक को बाथरूम में लाई थी तब वो शीशा बंद था, फिर ये खुला कैसे। जिससे वो समझ जाती है कि चीचा ने तो साला लाइव इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लिया, वो भी बिना टिकट के। आगे जब आश्रम के ज्यादातर बूढ़े एक हॉल में थे, तब एक बूढ़ी के गले में पॉपकॉर्न फंस जाता है, जिस पॉपकॉर्न को ना तो वो सटक पाती है और ना ही थूक पाती है, जिससे उसकी मौत पर बनाती है। जिस दौरान वहां पर कोई भी केयर टेकर मौजूद नहीं थी। तभी वहां रखा एक टेबल लैंप अचानक से नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज से माया मांडवाली एक दूसरी महिला के साथ दौड़ती हुई उस हॉल में आती है और पॉपकॉर्न वाली बुढ़िया की जान बचाकर उसे डॉक्टर के पास भिजवा देती है। फिर जब माया वहां की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसकी नजर लैंप पर पड़ती है, जो कि गिरकर टूट गया था, जो लैंप बिल्कुल ही चीचा चालाक की रेहड़ी के पास था। जिससे उसका शक चीचा पर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है कि जरूर हो ना हो उसके पास परलौकिक पोपट वाली शक्तियां हैं, जिन शक्तियों को बाहर निकालने के लिए वो चीचा के सामने जानबूझकर बर्तनों को ऊपर से गिरा देती है। पर चीचा चालाक तो जैसे मुर्दा था, साला किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। आगे वो चीचा को अपने साथ एक कमरे में बंद कर लेती है और कहती है, साले अब तू मेरे कब्जे में है, देखती हूँ तू कैसे मूवमेंट नहीं करता। जिसमें वो टांग उठाकर अपनी बिल्ली का चेहरा चीचा को दिखाती है, ये चेक करने के लिए कि शायद उसके मुंह में पानी आ जाएगा। पर जब वैसा नहीं होता तो वो अपनी स्कर्ट ऊपर करके चीचा की गोदी में बैठ के झटके पे झटके मारने लगती है। पर चीचा का औजार खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही सख्त जान लौंडा था।
माया मांडवाली हार मान के उससे कहती है मैंने लगे है या थेरेपी तेरा काम ना आवे, तूने शायद बाहर ले जाने की जरूरत है। जिसके लिए वो आश्रम की मैनेजर से मिलती है और कहती है देख ताई, चीचा चालाक की हालत में सुधार आ सके है, अगर वो मेरे साथ बाहर घूमन फिरन जाएगो तो बता ले जाऊंगे। मैनेजर कहती है ले जा, वैसे भी वो यहाँ करता ही क्या है। आगे मांडवाली चीचा को अपने बॉयफ्रेंड की कार में पटक कर घूमने निकल पड़ती है, जहाँ वो एक नदी के किनारे रुकने का फैसला करते हैं। माया चीचा को बियर दिखाकर उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं चाहिए था। आगे जब संजय दत्त नदी में मछली पकड़ने चला जाता है, तब वो चीचा की रेहड़ी को नदी के किनारे ले आती है और कहती है सुन साला भीषड़ी का ताऊ, तेरा पास यो आखिरी मौका है, अभी भी होश में आ जा वरना ऊपर ही मुलाकात होएगी। परंतु तब भी जब चीचा हल्का सा भी नहीं हिलता डुलता तो वो उसकी रेहड़ी को नदी में धक्का दे देती है। जो सब संजय दत्त दूर से देख रहा था तो वो उसे बचाने के लिए फटाफट नदी में कूद पड़ता है। इधर माया मांडवाली 1-1.5-2 मिनट तक इंतजार करती है कि चीचा तैरकर ऊपर आएगा, आसमान का सीना फाड़ के आएगा, जमीन की छाती चीर के आएगा। पर जब उसका झाट का बाल भी ऊपर नहीं आता तब वो अपने जूते उतारने लगती है कि साला चीचा मरे तो मर जाए, मेरे जूते गीले नहीं होने चाहिए। इतने में वो पीछे से आता है और कहता है भाण की लिमड़ी मान लियो कि तू चतुर हा, चतुर कागली हा, मामा सकूनी की सगी भाणजी हा, लोमड़ी का परिवार की खास सदस्य हा, पर तूने मेरे तक चाहिए के साली, क्यों तूने मेरी तपस्या भंग कर दी। जिस आंड वांड बावड़े गाइंड को कुछ भी समझ में नहीं आता तो कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तेरे सूखे सूखे मजे ले रही थी, पर तू तो सच में ही जाग गया। चीचा कहता है कुतिया मैं पिछला 2.5 साल तक हवा लगन को नाटक कर रहा हूँ और तूने 3-4 दिन में ही मेरे भांडो फोड़ दियो। तब तक पानी में तैरता हुआ संजय दत्त भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर ताऊ कहता है हाँ बहान का लिंडोर 1 घंटा बाद आ जा तो मैंने बचाने की के जल्दी थी, साला कछुआ का फूफा। आगे वो दोनों ताऊ को कुछ पिलाने के लिए बार में ले जाते हैं, जहां वो कुछ देर तक तो अपने पटियाला की खुशबू से नशा करता है और फिर उसे पी जाता है। बताता है एक बार जेलर ने मैं जेल की लाइब्रेरी में काम करने के लिए भेज दियो, वहां मैंने बौद्ध धर्म पे लिखी हुई कई सारी किताब मिली जिनका अंदर माइंड कंट्रोल और बॉडी कंट्रोल का बारे में बहुत सारी घनी बात लिखी थी। मैंने सोची ये चीज मेरा के काम आ सका है और फिर मैं रोज उनकी प्रैक्टिस करने लग गो, जिसमें एक दिन मैंने पतो चलो कि यार मैंने तो इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर ली, तो फिर के तो मैंने हवा लगन को लकवा लगन को फंड खेडानो नाटक करना शुरू कर दियो। एक दिन की बात है, भाण को लिंड गंदी नाली को कॉकरोच मेरा होठ और मेरा नाक का बीच में आकर बैठ गो। वो सड़ो आधो मेरी नाक का अंदर थो और आधो मेरा होठ पे, जो मैंने लगातार खरोच रो थो कुतर रो थो, जिसने मैं वहते हटा भी ना सके थो क्योंकि एक गार्ड ने मेरी नजरबंदी कर रखी थी, वो मेरे पर नजर रख के खड़ो थो। माया मांडवाली पूछती है ये बता चीचा फिर उस दिन जीता कौन, तू या कॉकरोच। जिस पर वो उसके हाथ से जलती हुई सिगरेट लेकर अपने हाथ पर बुझा देता है और थोड़ी सी भी बुरी शक्ल नहीं बनाता, जैसे कि उसे बिल्कुल भी दर्द ना हुआ हो। कहवे है तूने के लगे तो तू मेरी गोदी में बैठकर ठुमका मारागी, अपनी बिल्ली की शक्ल दिखावागी तो मेरा एंटीनो खड़ो हो जाएगो, मैं अपनो कंट्रोल खो दूंगो। बालक हा तू, बालक मेरा आग गया। जो सुनकर संजय दत्त पूछता है कौन सा ठुमका किसकी बिल्ली। चीचा कहता है बस साला वाह बस एक थेरेपी थी और कुछ ना। आगे वो माया मांडवाली को फ्लोर पर ले जाकर उसके साथ डांस करने लगता है, जो सब देखकर संजय दत्त को जलन होने लगती है और यही तो चीचा चालाक का प्लान था, जिसमें संजय दत्त उससे कहता है ओए बूढ़े साइड हो जा, अब मैं नाचूंगा। चीचा चालाक खुशी खुशी साइड हो जाता है और टेबल पर रखी गाड़ी की चाबी लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उन्हें वो कहीं नहीं दिखता तो माया दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि उनकी गाड़ी वहां नहीं है। संजय दत्त कहता है ले साली कुतिया होगी ना गड़बड़, चल अब हमें पुलिस को इस बारे में सूचना देनी होगी। वो पूछती है अच्छा भड़वी के ये तो बता तू पुलिस वालों को बोलेगा क्या, ये कि हम दोनों बार में डांस कर रहे थे जिस बीच ना जाने वो कैसे हमारी गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस वालों को जब पता चलेगा कि हमें पता था कि उसे हवा नहीं लगी तो वो हमें ही पकड़ेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, इसीलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर जो तूने काफी समय से नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ चीचा पब्लिक फोन से किसी के पास फोन करता है और अपना पैसा वापस मांगता है। उधर वो दोनों घर जाकर अपनी दूसरी गाड़ी लेकर आश्रम पहुंचते हैं, जहां माया मांडवाली रजिस्टर में चीचा चालाक के वापस आने की एंट्री कर देती है ताकि उसके भागने का इल्जाम इन दोनों पर न आए। जिसके बाद वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर चली जाती है और अगली सुबह जब वो काम पर वापस आती है तो देखती है चीचा चालाक भी वापस आ गया है, जिससे माया अकेले में मिलने जाती है तो वो उसे उसकी कार की चाबी फेंक के मारता है। माया पूछती है तू वापस क्यों आ गया, मेरे हिसाब से शायद तूने किसी को कॉल की और जब वो नहीं आया तो तुझे वापस आना ही पड़ा, क्योंकि तेरे लिए इससे ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं है।
जिसके सवालों का कोई भी जवाब दिए बिना वो फिर से हवा लगने का नाटक करने लगता है। आगे रात के समय एक कार आश्रम के पास आकर रुकती है, जिससे चीचा चालाक मिलने आता है और अपने पैसों के बारे में पूछता है। जो पैसे वो अपने साथ नहीं लाया था तो ताऊ उस पर भड़क पड़ता है, जिस पर कार वाला उसे किसी भी तरह का कोई जवाब दिए बिना वहां से निकल लेता है और ताऊ बस वहां खड़ा खड़ा उसे देखता रहता है। जो सब माया मांडवाली भी अपनी कार से देख रही थी, जिसमें जैसे ही चीचा आश्रम के अंदर पहुंचता है तो माया भी वहां पहुंच जाती है और पूछती है क्या मैं तेरी कोई मदद कर सकती हूँ, क्योंकि तेरी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे तेरे पार्टनर ने तुझे पैसे देने से साफ मना कर दिया हो। चीचा बताता है मेरो पार्टनर तो कब को मर लियो, जिसने मरण तक पहली मेरे तक पूछी थी कि मैं तेरा हिस्सा को के करूं। मैंने कही अपना बेटा तय दे दिए, जब मैं जेल तक बाहर निकलूंगो तो उस तय ले लूंगो, लेकिन वो साड़ो निकलो पक्को जुहारी, जिसने शायद मेरो सारो पैसों जुआ में उड़ा दियो और अब मैं उसको कुछ उखाड़ भी ना सकूं, क्योंकि अगर उसने पुलिस वाला तक बता दी कि मेरा हवा ना लगी तो पुलिस वाला मैंने दोबारा जेल में डाल देगा। अगली सुबह माया मांडवाली चीचा को अपनी गाड़ी में पटकती है और एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है। कहती है अपने बगल में देख, वो जो ऊंची सी बिल्डिंग है ना, वो एक बैंक है, उसे देखकर तुझे क्या लगता है हम उसे लूट पाएंगे? ताऊ कहता है साली में दिमाग खराब होने की एक्टिंग कर रहा हूँ, दिमाग खत्म होने की ना, समझगी? और नू बता तू उस बैंक ने लूटनो क्यों चाहवा, के मन में आगी तेरे? वो कहती है देख मैं कई सालों से आश्रम में बूढ़े लोगों की सेवा कर रही हूँ, जिसमें मुझे उनका डायपर तक बदलना पड़ता है, लेकिन अगर मैंने जल्दी से जल्दी पैसे कमाकर इस शहर को नहीं छोड़ा तो एक दिन मैं भी बूढ़ी होकर उस आश्रम में डायपर पहन के घूमूंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। चीचा कहता है अगर तूने जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है तो तू ठुमका प्लस रगड़ा मारना शुरू कर देना, जैसा तूने उस दिन मेरी गोदी में बैठकर मारा था। अब तू खूबसूरत भी हा तो जल्दी अमीर भी हो जावागी। जो सुनकर माया मांडवाली हंस देती है कि साला बूढ़ा ठरकी पड़ा है। आगे जब दोनों आश्रम की तरफ जा रहे थे तब चीचा उससे कहता है ठीक है, तेरो दिल रखने के लिए हम बैंक लूटांगा, पर पहले तू अपनो होमवर्क कर, मतलब की प्लानिंग कर कि कहतरा हमने बैंक लूटनो है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि बिहीनचो अब हम अमीर होने वाले हैं। जिसमें वो दोनों जब लगातार आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे तब बॉयफ्रेंड संजय दत्त उन्हें एक साथ देख लेता है तो उसके पिछवाड़े में खड़ी लाल मिर्च लगती है। आगे अब रोजाना माया मांडवाली बैंक में व्यापारियों के पैसे लेकर आने वाले ट्रक पर नजर रखने लगती है, उसके रूट पर नजर रखने लगती है कि वो कब कहाँ कितने बजे किस किस से कैसे कैसे पैसे उठाता है, जो सब वो जाकर चीचा चालाक को बताया करती थी। कहता है अबे साली एक बख्तरबंद ट्रक लूटने के लिए हमने पूरी आर्मी चाहिए। हाँ आज से 5 साल पहले की बात होती तो ये काम करना आसान होता, पर अब ये करना बहुत मुश्किल है। जिस बीच एक दिन संजय दत्त का पारा हाई हो जाता है तो वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर आश्रम पर लगा देता है और चाचा चालाक को खोपचे में ले जाकर उससे पूछता है साले तू मेरी डार्लिंग के साथ क्या कर रहा है, कहीं वो तुझे अपनी दे तो नहीं रही ना? इतने में माया मांडवाली भी वहां आ जाती है, जो उसे धक्का देकर और ज्यादा खोपचे में ले जाती है। कहती है साले तू जो सोच रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो बस साथ मिलकर बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। संजय दत्त पूछता है अच्छा तुम दोनों फुद्दू बैंक लूटोगे? हाँ। वो कहती है नहीं हम बैंक नहीं लूटेंगे, बख्तरबंद ट्रक को लूटेंगे जो लोगों का पैसा इकट्ठा करके बैंक में जमा करवाता है। संजय दत्त कहता है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर ये काम करूंगा। जो बात माया मांडवाली चीचा चालाक को बताती है तो उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहता है तू साली इस प्लान में जितना भी लोगों ने शामिल करना चाहवा कर ले, पर मेरी एक बात याद रख, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले मैं भागूंगा। आगे माया मांडवाली इस बार बख्तरबंद ट्रक की वीडियो बनाती है कि वो कहाँ कहाँ रुकता है और कहाँ कहाँ जाता है। जो वीडियो जब वो चीचा चालाक को दिखाती है तो वो कहता है देखो सालो हम ट्रक ने ना लूटा, हम लूटांगा तो सिर्फ उसका गार्ड और ड्राइवर ने, वो भी उस वक्त जब उन दोनों के पास उनकी बंदूक ना रहेगी, जब वे ट्रक तक दूर रहेगा कुछ खान पीन के लिए उतरेगा तब। माया मांडवाली कहती है हाँ हम ऐसा ही करेंगे, जब वो सारा पैसा इकट्ठा करके बैंक की तरफ जाएंगे ना तब हम उन्हें लूट लेंगे। चीचा चालाक कहता है ना ऐसा ना हो सके, हमने ट्रक खाली ही लूटना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का अंदर जब पैसा रहेगा तब गार्ड और ड्राइवर ज्यादा सतर्क रहेगा, परमानेंट उनको हाथ उनकी बंदूक पे रहेगा। आगे जो जो सामान उन्हें उस लूट के लिए चाहिए था उसे वो इकट्ठा कर लेते हैं और एक चोरी की वैन से कांड करने निकल पड़ते हैं। उधर उस बख्तरबंद के गार्ड और ड्राइवर एक स्टोर पर कुछ खाने पीने के लिए उतरते हैं तो अपने वाले खिलाड़ी उन्हें अपनी बंदूक की नोक पर उठा लेते हैं और उनके कपड़े वगैरह उतार कर अपनी चोरी की वैन में बांध कर पटक देते हैं। जिसके बाद वो तीनों पैसे इकट्ठे करने निकल पड़ते हैं, जिसमें पीछे बैठी माया मांडवाली सभी बिजनेसमैन को कॉल करके ये बता रही होती है कि आज हमारा स्टाफ बदल गया है, कोई और आपके पैसे उठाने आएगा।
सभी जगह से पैसे उठाने के बाद वो उस बख्तरबंद ट्रक को जंगल में अपनी वैन के पास ले जाते हैं, जहां उन्होंने ड्राइवर और गार्ड को बांध के पटका था। लेकिन अब वो दोनों वहां नहीं थे। संजय दत्त कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उन्हें बहुत अच्छे से बांधा था, हमें शायद उन्हें ढूंढने के लिए जाना चाहिए, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चीचा चालाक कहता है साला तेरी अकल के अंगूर की बेल पर लटका खट्टा लोड़ा चाटन गई है, समय बर्बाद मत कर, फटाफट पैसा वैन में ट्रांसफर करो और यहाँ से निकलो। आगे जब वो तीनों वैन में थे तब चीचा संजय से कहता है भड़वा तू वैन ने हवाई अड्डा का पास ले जाकर खड़ी कर दे ताकि पुलिस वाला न नू लगे कि लुटेरा देश छोड़कर भाग गया। जिसके बाद वो वैन से सारा पैसा निकालकर अपनी पर्सनल गाड़ी में ट्रांसफर करते हैं और संजय दत्त वैन को हवाई अड्डे पर ले जाकर खड़ा कर देता है। चीचा चालाक आश्रम जाकर फिर से हवा लगने का नाटक करने लगता है और माया मांडवाली फिर से खुशी खुशी अपनी नौकरी बजाने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ घर पर संजय दत्त पिछले कई घंटों से पैसे गिनने में लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने अमीरों से कितना पैसा लूटा है। आश्रम में माया मांडवाली पुलिस वालों का ट्रक देखती है जो चीचा चालाक को वापस जेल में ले जाने आए थे, क्योंकि यहाँ आश्रम में उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं आया था। ऊपर से उसने एक बेड को और घेर के रख रखा था। जो बात माया कॉल करके संजय दत्त को बताती है और कहती है हमें चीचा को कैसे भी करके बचाना चाहिए। वो कहता है नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, उसकी किस्मत खराब है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तू चुपचाप वापस घर आ जा। लेकिन माया उसकी एक नहीं सुनती और अपनी कार लेकर चीचा को बचाने निकल पड़ती है, जिसमें वो डेढ़शाणी अपनी कार से पुलिस की कार को ओवरटेक करती है और जानबूझकर उसे सड़क से नीचे लुढ़का देती है। पुलिस वाला वो ठीक है कि नहीं चेक करने ताबड़तोड़ उसके पास जाता है, जिसमें माया बड़े ही शातिर तरीके से उसकी गन निकालकर उस पे ही टाक देती है। कहती है मुझे अपने एक खास दोस्त की तलाश है और चीचा चालाक का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जो जब हाय बोलता है तो पुलिस वाला कहता है धत्ते रे की यार, इसको तो हवा लगी थी ना। जिसके बाद माया मांडवाली संजय दत्त के पास कॉल करके बताती है कि मैंने चीचा को छुड़वा लिया है, तू एक काम कर सारे पैसे इकट्ठे करके रख, हम देश छोड़कर निकल जाएंगे। आगे जब माया चीचा को लेकर घर पहुंचती है तब संजय दत्त उससे कहता है मैंने सारा सामान पैक कर लिया है और हम पैसे को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक चच्चा का और एक हमारा। जो सुनकर उसे अजीब लगता है तो वो खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखता है जहां बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। संजय दत्त कहता है मैंने पुलिस वालों को बुलाया है और मैंने उनसे डील की है कि वो हम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, बस उन्हें चीचा चालाक चाहिए, चल आजा मेरे साथ बाहर चल। माया कहती है दूर हो जा भीड़ के लिंड बावड़ी गींड, मैं नहीं जा रही तेरे साथ कहीं भी। वो कहता है एक बार और सोच ले मेरी जान, तू गलत साइड में है, आजा मेरे साथ बाहर चल, हमें कुछ नहीं होगा। माया कहती है तुझे जाना है तो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर भीसड़ी के। जिस पर ये सोचकर वो अकेला बाहर चला जाता है कि मुझसे पुलिस वाले क्या कहेंगे, मैं तो उनका दामाद हूँ, मैंने उनसे डील जो की है। पर ना 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 ना, ऐसी डील उनके लोड़े पे जो झटपट फटाफट उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और धुत्तू में चिल्लाकर उन दोनों को भी बाहर आने के लिए कहते हैं। जिसमें चीचा गाड़ी में बैठ के घर के पिछले रास्ते से जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, जो देखकर सारे पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं माया मांडवाली पैसों से भरी थैलियों को लेकर जंगल के रास्ते दूसरी दिशा में दौड़ने लगती है। उधर चीचा गाड़ी को फुल स्पीड में भगाकर नदी में टपका देता है, जिससे जब काफी देर तक कोई भी बाहर नहीं आता तो संजय दत्त को दस्त लग जाते हैं कि साला मेरी जानेमन फ्री फोकट में मारी गई। आगे कुछ साल बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि माया मांडवाली अपनी शादी की अंगूठी निकलवाने एक ज्वेलरी शॉप पर जाती है, जो कि बहुत बुरे तरीके से उसकी उंगली में फंसी हुई थी। दुकान का मालिक कहता है मैम ये किसी भी हाल में नहीं निकल सकती, इसको काटना पड़ेगा। वो कहती है तो भड़वे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, काटना इसको। दुकान का मालिक कहता है नहीं मैं नहीं काट सकता, क्योंकि पूरी दुकान पर मैं अकेला हूँ और काउंटर संभाल रहा हूँ, ऊपर से भांचो मेरा सिक्योरिटी सिस्टम भी सुबह से काम नहीं कर रहा, 1 घंटे बाद मेरा असिस्टेंट आएगा, उससे कटवा लेना आप। माया कहती है यार प्लीज काट देना इसको, ये मेरे हाई स्कूल के प्यार की निशानी है जिसको मैं अब छोड़ चुकी हूँ, तुझे तो पता है ना कितना दुख देती होगी ये अब मुझे, प्लीज निकाल दे यार इसको। वो कहता है ठीक है आप मेरे साथ दुकान के पीछे चलिए, मैं अभी 1 मिनट में काट दूंगा, और रिमोट से दरवाजे लॉक करके उसके साथ पीछे जाने लगता है। पूछता है वो आपके पिताजी है ना, क्या हुआ है उनको? माया मांडवाली कहती है कुछ नहीं, उनको भयंकर वाली हवा लगी है जिस वजह से वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाते, और दुकान के मालिक के साथ पीछे चली जाती है। तभी चीचा चालाक होश में आता है और वहां रखी महंगी महंगी ज्वेलरी देखकर एक सस्ती सी स्माइल पास करता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि दुकान अब साफ होने वाली है। धन्यवाद।